बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट को हमने नाम दिया था हार्ट का, और जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको हमने ब्लड वेसल का नाम दिया था, और जो तीसरा कंपोनेंट है जिसको हमने ब्लड का नाम दिया था। ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिनको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने जस्ट एक कंपोनेंट को डिस्कस किया था और उस कंपोनेंट का नाम था हार्ट। हार्ट क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ये कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसकी डिटेल इससे पहले लेक्चर्स में मौजूद है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि उन लेक्चर्स को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हार्ट क्या है। और हमने हार्ट से रिलेटेड जितने भी ईटा, एमडीकैट, नीट के एमसीक्यूज थे उनको भी हमने हाईलाइट किया था और उनको डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के जो दूसरा कंपोनेंट है यानी ब्लड वेसल, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल की टाइप्स क्या हैं और किस बेस पे की जाती हैं, ब्लड वेसल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको हम आज इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस ब्लड वेसल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हुए एंट्रेंस टेस्ट के लिए उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल को प्रॉपर डिफाइन करने से पहले जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। ब्लड वेसल क्या है? फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर जिसको हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं, शॉर्ट में मैं RA लिख लेता हूं, तो इसका यह मतलब है ये राइट आर्ट्रियम है। दूसरा जो इससे नीचे वाला चैम्बर है इसको हम राइट वेंट्रिकल कह देते हैं, RV से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। थर्ड वन जो चैम्बर है जिसको हमने लेफ्ट आर्ट्रियम का नाम दिया, जिसको मैंने LA से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो फोर्थ चैम्बर है जिसको मैं लेफ्ट वेंट्रिकल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, LV से रिप्रेजेंट कर देता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगा। और लंग्स, फॉर एग्जांपल ये लंग्स का मैं एक एल्वियोलाई अगर ड्रा कर दूं तो इसकी तरफ जाएगा और जाने के बाद यहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन होगी और ऑक्सीजनेशन के बाद दोबारा हार्ट की तरफ आएगा, दोबारा इस हार्ट के राइट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दोबारा से हार्ट के इंफीरियर वीना केवा से या सुपीरियर वीना केवा से हार्ट के राइट आर्ट्रियम में एंटर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा कि जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है सर, पंपिंग ऑर्गन है। तो सर अगर ये पंपिंग ऑर्गन है तो किस चीज को पंप करता है?
तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही कह रहे होंगे कि ये पंपिंग ऑर्गन है सर, और ये ब्लड को पंप करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा, और इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोकस कीजिएगा कि हार्ट ने ब्लड को भेजा है, यानी कि पंप किया है, और फिर हार्ट में ब्लड वापस आया है। फिर ब्लड यहां से लंग्स की तरफ गया है ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर लंग से दोबारा हार्ट की तरफ आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे यह बताइए कि हार्ट ने ब्लड किस चीज में पंप किया और किस चीज के अंदर यह मूव कर रहा था और मूव करके अपनी सर्कुलेशन को कंप्लीट किया। वो कौन सी चीज है जिसके अंदर यह मूव कर रहा था? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही कह रहे होंगे कि सर ये वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा था और मूव करके दोबारा हार्ट की तरफ आया। इन्हीं चैनल्स को, इन्हीं वेसल्स को, इन्हीं चैनल्स को, इन्हीं पाइप्स को जिनके अंदर ब्लड मूव करता है, पूरी बॉडी में जाता है, हर सेल्स तक पहुंचता है और फिर वापस हार्ट की तरफ आता है, इन पाइप्स को, इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्लियर है? इसी चीज को जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, अब इसको मैं अगर डिफिनीशन पे अप्लाई करूं तो क्लियर हो जाएगा कि ब्लड वेसल्स क्या है। चैनल्स इन विच blood is distributed to body tissue or in which blood can flow। ये वो चैनल्स हैं जिसमें ब्लड पूरी बॉडी के टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि तकसीम होता है। इन चैनल्स को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस डायग्राम में ब्लड वेसल्स कहां पे हैं? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही कह रहे होंगे कि सर ये ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड मूव कर रहा है और पूरी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो हम इसके बाद ब्लड वेसल्स की डिफिनीशन के बाद अब टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स की टाइप्स क्या हैं और किस बेस पे टाइप्स की जाती हैं। ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स हैं। एक को हम आर्टरीज कहते हैं, एक को हम वीन्स कहते हैं, एक को हम कैपिलरीज कहते हैं। अब आपके माइंड में फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये किस बेस पे हमने कहा कि एक है, तो तीनों ब्लड वेसल्स हैं, तो हमने किस बेस पे कहा कि एक आर्टरी है, एक वीन है, और जो थर्ड वन है वो कैपिलरीज है। तो हमने एक तो इसकी जो है क्लासिफिकेशन की है बेस्ड ऑन फंक्शन की बेस पे और स्ट्रक्चर की बेस पे। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पे कैसे है, जरा गौर से सुनिएगा। मैं अगर यह कहूं कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी की तरफ जाती हैं। दोबारा गौर से सुनिएगा, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी की तरफ जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर फोकस करें, ये हार्ट है, तो क्या ब्लड अगर इस हार्ट से निकलकर अगर इधर आ रहा है तो क्या हम इसको आर्टरी कह सकते हैं? तो डेफिनेटली हम इसको आर्टरी कहेंगे। क्यों आर्टरी कहेंगे? क्योंकि ये वो पाइप है जहां ब्लड हार्ट से आ रहा है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है? अब जरा सा फोकस कीजिएगा। अब मैं वेन्स को डिफाइन करने जा रहा हूं कि वेन्स क्या हैं। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। क्लियर है? अब आए जी
वो कौन सी वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां से ये वेसल दोबारा से यहां से वापस लेकर ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही है, तो क्या हम इन वेसल्स को वेन कह सकते हैं? तो डेफिनेटली हम इसको वेन्स कहेंगे। तो एक कंसेप्ट तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि आर्टरीज वो हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं पूरी बॉडी की तरफ, और वेन्स वो हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड वापस लेकर हार्ट की तरफ आती हैं। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। अब वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज क्या हैं, फिर उसके बाद वेन्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिलरीज की तरफ आएंगे कि कैपिलरीज क्या है। सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं कि आर्टरीज क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यह हार्ट की डायग्राम है और आपको पता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है। इसने ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लंग्स की तरफ भेजना है। जब ऑक्सीजनेशन होगी तो वापस लेना है, वापस लेने के बाद फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, पंप करना है। तो ब्लड इंफीरियर वीना केवा से या सुपीरियर वीना केवा से राइट आर्टरियम में आता है, और राइट आर्टरियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लंग्स की तरफ जाता है। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। और लंग्स से दोबारा वापस लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो चुकी है। फिर यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो वाली ब्लड वेसल्स जो ब्लड हार्ट से लेती हैं और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। अब ये क्या है? हमारे पास आर्टरी है। वो आर्टरी जो सबसे लार्जेस्ट है और हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, जो ऑक्सीजन जो ब्लड लेकर बॉडी की तरफ जाती है, उसको हम एओर्टा कहते हैं। तो एक पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जो सबसे पहली, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो ब्लड लेकर हार्ट से जाती है, जिसको हम आयोटा कहते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने हाईलाइट करनी है। अब ये जो मोटा पाइप है, ये जो आयोटा है, ये आगे फर्दर छोटे पाइप्स में या ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इन छोटी ब्रांचेस को, फॉर एग्जांपल ये बड़ा पाइप था, अब ये बड़ा पाइप छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। इन छोटी ब्रांचेस को हम आर्टरीज कहते हैं। सो आयोटा और आर्टरीज में क्या डिफरेंस हुआ? आयोटा बड़ा पाइप है जो हार्ट से निकलता है और ब्लड हार्ट से लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है बॉडी की तरफ। क्लियर है? क्योंकि बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं और उन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, और उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना चाहते हैं। तो इन सेल्स, ये जो परेशान बैठे हैं, जाहिर सी बात है, ये ऑक्सीजन इनकी जान है, ये ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव नहीं करेंगे। तो अब ये ब्लड बड़े पाइप से छोटे पाइप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इन छोटे पाइप्स को हमने आर्टरीज का नाम दे दिया। क्लियर है? अब आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टरीज और आयोटा में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज बड़ा पाइप है, यहां पे मैं अगर इसका डायमीटर भी आपको लिखवा दूं तो इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। यह भी अपने पास नोट कर लेना है। लेकिन जब हम ये छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगा तो इन छोटी ब्रांचेस का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 30 माइक्रोमीटर होता है। अब ये आर्टरीज भी, सेल्स इधर भी हैं, सेल्स इधर भी हैं,
ये डायरेक्ट कोई भी चीज इन सेल्स को नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल ये सेल हैं, इन सेल्स को डायरेक्ट यहां से यहां पे, जाहिर सी बात है यहां पे ऑक्सीजन आ चुकी है, यहां पे न्यूट्रिशन आ चुकी है क्योंकि मूव कर रही है, लेकिन इस पोजीशन पे ये डायरेक्ट सेल्स को ऑक्सीजन भी नहीं दे सकती, ना वेस्ट प्रोडक्ट इधर से इधर ले सकती है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि सर ये क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जब आर्टरीज है तो इस पोजीशन पे यहां पे इसकी जो वाल्स हैं वो थिक हैं, मोटी हैं, यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये वाली जो आर्टरीज हैं फर्दर छोटी फाइन ब्रांचेस में, सब ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिनका साइज कम हो रहा है। इन स्मॉल सब ब्रांचेस को, फाइन ब्रांचेस को हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। सो आर्ट्रियोल्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज और आयोटा में क्या डिफरेंस है? अब आर्ट्रियोल्स इतनी स्मॉल हो जाती हैं कि इनका जो डायामीटर है वो 3 से 10 माइक्रोमीटर हो जाता है। क्लियर है? अब आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं? आर्ट्रियोल्स भी फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। इन स्मॉल ब्रांचेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिलरीज कहते हैं। इन स्मॉल ब्रांचेस को कैपिलरीज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे यह बताइएगा, डायामीटर कैपिलरीज का ज्यादा होगा या आर्टरीज का ज्यादा होगा, आर्ट्रियोल्स का ज्यादा होगा, आर्टरीज का ज्यादा होगा या आयोटा का ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली आप ये कह रहे होंगे कि सबसे ज्यादा सर आयोटा का है। आयोटा छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज फर्दर छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है जिसको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स फर्दर, ये भी आर्ट्रियोल्स, ये भी आर्ट्रियोल्स, ये भी आर्ट्रियोल्स, ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इन ब्रांचेस को हम कैपिलरीज कहते हैं और कैपिलरीज का डायामीटर बहुत ही कम हो जाता है और इसकी जो वाल है, ये जो वाल है बहुत ही पतली होती है। अब कैपिलरीज का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 8 से 2 माइक्रोमीटर होता है। 8 से 2 माइक्रो अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए, अगर एवरेज की बात की जाए तो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। अब जब इसका डायामीटर इतना कम हो गया और इसकी जो वाल है इतनी थिन होती है, अब यहां से पॉसिबल है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यहां से कहां पे आए? सेल्स की तरफ आए, क्योंकि इस सेल की जो जान है ना वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते, न्यूट्रिशन इनको भी चाहिए। तो अब इन्होंने भी एनर्जी बनानी है, तो अब ये डायरेक्टली यहां से क्या करेंगे? न्यूट्रिशन को यहां से लेंगे, ऑक्सीजन को यहां से लेंगे। पहले ये सेल बड़ा ही परेशान था, अब ये बड़ा ही खुश हो गया है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन मिल गई है। अब यहां से भी ऑक्सीजन एंटर होगी, जितने भी न्यूट्रिशन रिक्वायर है एंटर होगी, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये बाहर होंगे। इसी तरह इन सेल्स में भी यही होगा कि न्यूट्रिशन जो हैं, काम की चीज़ें जो हैं एंटर होंगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आएगा कि सर इन्होंने आर्ट्रियोल्स की पोजीशन पे एक्सचेंजमेंट नहीं की, ये डायरेक्ट आर्ट्रियोल्स के साथ भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसे एक्सचेंज क्यों नहीं किया? इस वजह से एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि आर्ट्रियोल्स की वाल थिक होती है और डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस को पॉसिबल होने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हो और उनकी जो वाल है, ये वाली जो वाल है ये इंतहाई थिन हो ताकि जो डिफ्यूजन है यानी चीजें जो हैं वो क्रॉस कर सके। अब यहां पे जब क्रॉस होगा
वेस्ट मटेरियल सेल से ब्लड वेसल यानी कैपिलरीज में आएगा और कैपिलरी से जो काम की चीजें हैं वो सेल के अंदर जाएंगी। तो इसका मतलब है जो एक्सचेंजमेंट हुई, जो मटेरियल एक्सचेंज हुए वो कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर हुए, तो डेफिनेटली वो कैपिलरीज के अंदर हुए। तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं जिनकी वॉल थिनेस्ट है और जिनका जो डायमीटर है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बता रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो गौर से सुनना है। आयोटा की जो वॉल है वो थिक होती है, आर्ट्रियोल्स की जो वॉल है वो थिन होती है, लेकिन जो कैपिलरीज की जो वॉल है वो थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है। अब इस पॉइंट से आगे जरा सा गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक्सचेंजमेंट हो चुकी है, यहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स यहां पे आ चुके हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल्स के अंदर जा चुका है और ये सेल बड़ा ही खुश हो चुका है। तो अब ये जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से सेल्स में नहीं आएगा। ब्लड सिर्फ मटेरियल, जो न्यूट्रिशन है, जो वाटर है, जो हार्मोन्स हैं, उनको भेजेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा। इसी वजह से हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड क्लोज रहता है, बाहर नहीं निकलता। क्लियर है? अब यहां पे जो ब्लड होगा, इसको हम, ये जो वापस आ रहा है ब्लड, जो सेल से वापस आ रहा है, इस ब्लड को हम अब डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। डीऑक्सीजनेटेड इस वजह से कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में एक्सचेंज हो चुकी है। अब इन वेसल को, ये वाली जो वेसल हैं जो कैपिलरीज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हैं, इन वेसल्स को हम वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स कहते हैं। तो वेन्यूल्स का साइज बड़ा होगा या कैपिलरीज का? तो डेफिनेटली वेन्यूल्स का, क्योंकि कैपिलरीज मिलके फिर बड़े पाइप में बन रही हैं। अब ये जो वेन्यूल्स हैं, ये वेन्यूल्स जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारी वेन्यूल्स एक बड़े पाइप में जाकर खुलती हैं और इन बड़े पाइप को हम नाम देते हैं वेन का, जिसको हम वेन कहते हैं। अब ये जो वेन होंगी जाकर इंफीरियर वीना केवा में ओपन होंगी या सुपीरियर वीना केवा में ओपन होंगी। अब अगर ये वाले जो सेल हैं, अगर ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी सेल हैं, अगर ये मसल्स के सेल हैं, बॉडी के नीचे वाले पार्ट के सेल्स हैं, तो ये वाला जो ब्लड है वो इंफीरियर वीना केवा में जाएगा और इंफीरियर वीना केवा राइट आर्टरियम में जाएगा। अगर ये जो मसल्स के, अगर ये कोई मसल सेल्स हैं या कोई भी सेल्स हैं या कोई भी टिश्यू है, अगर ये बॉडी के अपर पार्ट में है, तो ये जो ब्लड है सुपीरियर वीना केवा में जाएगा। अगर ये नीचे वाले पार्ट से हैं तो इंफीरियर वीना केवा में जाएगा और दोबारा कहां पे जाएगा? राइट आर्टरियम में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिलरी स्मॉल, वेन्यूल्स उससे बड़ी, वेन उससे बड़ी, और वेन से बड़ी जो है सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो लार्जेस्ट वीन है, अब यह भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लार्जेस्ट वीन है वो सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा है। लेकिन जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो आयोटा है। आपने इन दोनों को एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट करना है, एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो जर्नल आपको स्केच देना था डेफिनेटली कि आपको ये क्लियर हो जाए कि असल में ये है क्या चीज़।
डियर स्टूडेंट्स, अब आर्टरीज की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आर्टरीज की स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन सी कंपोनेंट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं। कैपिलरीज की स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, और लास्ट में ये जो वेन्स हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी लेयर्स हैं। सबसे पहले हम आर्टरीज को देखते हैं। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, यानी बॉडी की तरफ लेके जाती है। नंबर 2 पॉइंट जो है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्टरीज होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब मुझे ये बताएं डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो आर्टरी मौजूद है जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जा रही है, राइट वेंट्रिकल से। तो क्या हम डीऑक्सीजनेटेड, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, तो क्या हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली वेसल को भी आर्टरी कहेंगे? जरा गौर से सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, मैंने ये कहा था कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाती हैं, तो आप जरा सा गौर कीजिएगा, ये जो राइट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है, ये भी तो हार्ट से ब्लड हार्ट से बाहर लेके जा रही है। तो हमने इस वेसल को भी हमने आर्टरी का नाम देना है, लेकिन ये वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। लेकिन वैसे आर्टरीज जो हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने पास नोट करना है कि पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टरीज में नो वेल्व, इनमें वेल्व नहीं होता। वेल्व का क्या मतलब है? वेल्व का यह मतलब है कि फॉर एग्जांपल ब्लड अगर यहां से निकल रहा है और बॉडी की तरफ आ रहा है, तो यहां पे इस तरह का जो वेल्व है वो मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी हार्ट प्रेशर के साथ ब्लड को पंप कर रहा है, और पंप क्या कर रहा है? डेफिनेटली आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ रहा है और प्रेशर की वजह से ब्लड आगे की तरफ ही मूव करेगा। सो इसमें कोई भी वेल्व मौजूद नहीं होता, लेकिन इस पॉइंट पे आयोटिक वेल्व मौजूद होता है, यह बात याद रखना है। और आर्टरीज, जिसको हमने पल्मोनरी आर्टरीज का नाम दिया, पल्मोनरी आर्टरीज में भी वेल्व मौजूद होता है। वैसे आर्टरीज में वेल्व मौजूद नहीं होता जगह जगह पे, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो आयोटा है वहां पे वेल्व मौजूद होता है, बाकी किसी भी जगह पे वेल्व मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये थिकेस्ट वाल है। इसकी जो वाल है, ये जो वाल है ये थिकेस्ट होती है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे थिकेस्ट क्यों होती है। और यहां पे जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है, हार्ट का जो प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, वो एवरेज की बात की जाए तो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यह भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर कितना है। अब ये वाली जो आर्टरीज हैं ये फर्दर छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिनको हमने आर्ट्रियोल्स का नाम दिया। सो आर्ट्रियोल्स क्या है, अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आर्ट्रियोल्स क्या है? फाइन ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम आर्टरीज विच हैविंग द डायमीटर फ्रॉम 3 to 10 माइक्रोमीटर इज नोन एज आर्ट्रियोल्स। इसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स फर्दर छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिनको हमने कैपिलरीज का नाम दिया था। सो कैपिलरीज तक आगे, कैपिलरीज क्या है? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, थिनेस्ट वॉल एंड नो वेल्व एंड नैरो ल्यूमेन। नो वेल्व का क्या मतलब है
इसका यह मतलब है कि यहाँ पे भी कोई वाल मौजूद नहीं होता, ये डर नहीं होता कि ब्लड पीछे जाएगा, क्योंकि पीछे से ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है। क्लियर है? वेल्व। अब बात आ गई वेन्स तक। अब वेन्स में देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट। वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, उन वेसल्स को हम वेन्स कहते हैं। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसका क्या मतलब है? हमेशा याद रखिए कि वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट की तरफ जाएंगी, लेकिन पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। अगर आप इस पॉइंट पे देखें, इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्यों पल्मोनरी वेन कहते हैं? क्योंकि ये वो वाहिद वेन है जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम यानी इस चैम्बर में ब्लड को लेकर आती हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए मार्क करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेल्व प्रेजेंट। इसमें वेल्व प्रेजेंट होते हैं। अब वेल्व प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, जरा सा गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ब्लड किस डायरेक्शन में जा रहा है? ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप गौर से देखें, ब्लड की जो डायरेक्शन है वो यूं है, यूं डायरेक्शन है, ब्लड की डायरेक्शन यूं है और हार्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां पे वेल्व मौजूद नहीं है, इस वजह से क्योंकि हार्ट जो है आयोटा के अंदर ब्लड को प्रेशर के साथ पंप कर रहा है और प्रेशर की वजह से ब्लड आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जूं जूं ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा तो ब्लड का प्रेशर कम होता जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर यहां तक पहुंचेगा तो कम होगा, यहां से जब कैपिलरीज के अंदर पहुंचेगा तो और कम होगा, और कैपिलरीज से जब वेन्यूल्स तक पहुंचेगा तो प्रेशर बहुत ही कम होगा। और प्रेशर कितना होगा? 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अब प्रेशर वेन्स में, वेन्यूल्स में कम होने की वजह से ये चांस है कि ब्लड आगे जाने के बजाय, ऊपर हार्ट की तरफ जाने के बजाय ब्लड पीछे बैक मूव कर जाए। तो यहां पे इस चीज से बचने के लिए नेचुरली यहां पे वेल्व्स मौजूद होते हैं। ये वेल्व्स क्या करते हैं? ब्लड को आगे की तरफ भेजते हैं और बैक फ्लो नहीं होने देते। डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि वेल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। 2018 के ईटा एमडीकैट एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि वेल्व्स प्रेजेंट और एब्सेंट। तो आपने ये कहना है कि जो वेन है उसमें वेल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट इस वजह से होते हैं ताकि यूनिडायरेक्शनल ब्लड की मूवमेंट कर सकें, ब्लड को वापस मूव होने से रोकें। तो फिर क्यों रोकती हैं? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है और पीछे मुड़ने का चांस होता है। सो ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें, ये जो मेरे हाथ में है, ये जो पाइप है, ये मार्कर को इमेजिन आप करें, ये जो पाइप है इस टाइम, ये जो पाइप है ये पाइप आर्टरी है। जस्ट इमेजिन करें ये आर्टरी है। अगर हम इस आर्टरी को मैं ऐसे डाइसेक्ट करूं तो डाइसेक्ट करने के बाद अंदर से कुछ यूं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये यूं था और मैंने काटा और काटने के बाद यूं आ गया। तो इसकी जो एक सबसे बाहर वाली लेयर हमें मिलेगी, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, एक हमें सबसे अंदर वाली लेयर मिलेगी और एक अंदर और बाहर के दरमियान वाली लेयर मिलेगी। और ये जो आपको खाली स्पेस नजर आ रहा है, ये जो खाली जगह नजर आ रही है, इसको हम लियोमेन कहते हैं।
क्लियर है? तो इसकी डायग्राम मैंने कुछ यूं ड्रा की है। ये जो ल्यूमेन है, खाली जगह ल्यूमेन है, ये वाली जो जगह है इसको मैंने ल्यूमेन का नाम दिया। ल्यूमेन खाली स्पेस को कहते हैं। ल्यूमेन के आसपास ये वाली जो लेयर है, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। इसी का दूसरा नाम ट्यूनिका इंटीमा है। इसके बाद ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। सबसे एक्सटर्नल लेयर का नाम क्या है? तो आपने कहना है ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना, इनके दरमियान वाली जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। तो डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि ये डायग्राम मैंने कौन सी जगह से बनाई है। ये डायग्राम मैंने यूं क्रॉस सेक्शन करने के बाद ये जो सबसे अंदर खाली जगह है इसको मैंने ल्यूमेन का नाम दिया। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको मैंने इंटरनल इंटीमा का नाम दिया, और जो सबसे बाहर वाली है इंटरनल जो लेयर का नाम है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, और इन दोनों के दरमियान जो लेयर है उसको मैंने ट्यूनिका इंटरना नाम दिया। इसी तरह की जो स्ट्रक्चर है वो वेन की भी होगी। ट्यूनिका जो इंटरना है ये एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनती है और जो है वो पतली होती है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जो आर्टरीज है वो वेरी इलास्टिक होती है। इलास्टिक फाइबर होने की वजह से जो ट्यूनिका मीडिया में होते हैं उसकी वजह से ये इलास्टिक होती है, यानी कंस्ट्रिक्ट भी करती है, डायलेट भी करती है। जब ब्लड का फ्लो कम करना हो तो ये जो ब्लड की जो वेसल्स है यानी आर्ट्रियोल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और जब ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज करना हो तो ये डायलेट हो जाती हैं। सो इसका जो फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये वेरी इलास्टिक हैं और कंस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं, डायलेट भी हो सकती हैं, लेकिन वेन्स में ये बात नहीं होगी। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो इलास्टिक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, जिसका काम ब्लड वेसल यानी आर्टरी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना है। अब इसके बाद अगर वेन्स की स्ट्रक्चर की तरफ आए तो इसकी जो वाल है वो थिकेस्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, तो हम इसको थिक कह सकते हैं लेकिन थिकेस्ट कह नहीं सकते, तो थिक होती है। इसकी भी जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, और ये सबसे बाहर अंदर वाली जो है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो 10 से 100 माइक्रोमीटर इनका जो वेन्यूल्स है उनका डायमीटर होता है। सो वेन्यूल्स है क्या चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पे एक्सचेंजमेंट होती है, जिनको हमने कैपिलरीज का नाम दिया, तो कैपिलरीज का जो ल्यूमेन है वो वेरी नैरो होता है, और कैपिलरीज में एक ही लेयर होती है, और उस लेयर वो जो लेयर है वो एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है। जैसा कि हमने वेन्स और आर्टरीज में ये कहा कि ये 3 लेयर से मिलकर बनती है, लेकिन आपने याद रखना है कैपिलरीज जो है वो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती हैं, ताकि इसमें एक्सचेंजमेंट इजी हो और परफेक्ट हो। अगर ये थिक होगा तो परफेक्ट एक्सचेंजमेंट नहीं होगी, तो ये एंडोथेलियल और सिंगल लेयर से मिलकर बनती है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपिलरीज से सेल के अंदर मटेरियल कैसे जाता है, और सेल से मटेरियल जो कैपिलरीज है उसमें कैसे आता है। इंशाल्लाह उसको हम माइक्रो सर्कुलेशन इन कैपिलरीज में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और कैपिलरीज की स्ट्रक्चर को बनाकर, उनके सेल्स को बनाकर उनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होप के आपको क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी मौजूद है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।